तो पिछली क्लास में हमने मानव के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। देख लिया था कि उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं श्वसन तंत्र में, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब श्वसन तंत्र को तो हम लोग समझ चुके हैं, डायग्राम भी बना कर देख लिए हैं। तो आप सब लोगों ने डायग्राम तो बना के देख लिया होगा, एक बार अच्छे से बनाने का प्रयास करना और क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि कैसी होती है। श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो श्वसन की क्रियाविधि मुख्यतः दो चरणों में होती है। एक तो होता है वातावरण से ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर लेना, इस प्रक्रिया को अंतः श्वसन बोलते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन। और दूसरी प्रक्रिया होती है अंदर की गैस को, फेफड़े की गैस को बाहर वातावरण में छोड़ना, ठीक है। उसको बोलते हैं निःश्वसन, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये जानते हैं कि ये दोनों चरण कैसे कैसे होते हैं, एक एक स्टेप अच्छे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन कैसे होता है देखते हैं। अंतः श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है जो डायफ्राम होता है, ठीक है। और फेफड़ों के जो पसलियाँ होती है ऊपर, उनके बीच में पेशियों का एक समूह पाया जाता है, मसल्स का एक समूह, ठीक है। जो जो पसली की हड्डियाँ होती हैं उनको ऊपर उठाने का काम करती हैं। उन पेशी समूह का नाम होता है बाह्य एवं अंतः परसुख, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जब डायफ्राम व पेशी समूह में संकुचन होता है, डायफ्राम व अंतरपरसुख पेशी समूह में जब संकुचन होता है, ठीक है, तो पसलियाँ जो होती है, पसलियाँ जो है आगे पिंजरा है ना हमारे यहाँ, हमारे सीने में जो हड्डियों का पिंजरा होता है जिसके अंदर फेफड़े क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उसको पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। आप तो देखे होंगे पसलियों को कैसे देखते हैं, फिर भी आपको एक बार और अवगत करा देता हूँ। इनको पसलियाँ बोल जाती है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ऐसा रहता है पसलियाँ, एक पिंजरा के जैसा रहता है छाती में, ठीक है। उसको पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि जब डायफ्राम और पेशी समूह में जब संकुचन होता है तो फेफड़े की जो हड्डियाँ होती हैं, फेफड़े में देखिए एक ऊपर की तरफ जो हड्डियाँ है, एक अंदर की तरफ हड्डियाँ, वो ये ऊपर उठता है आपका उरोस्थी वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा पीछे तरफ जाता है, ठीक है। इस कारण से हमारे फेफड़े का जो आयतन होता है, अंदर का जो खाली हिस्सा होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। डायफ्राम व पेशी समूह का संकुचन होता है। अब देखिए संकुचन हमको आपको बताता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए ये पन्ना जो है तो दिख रहा है, वो फिर पसली का दो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है पसली का, ठीक है। अब जब अब पसलियों के बीच में क्या पाया जाता है, मसल्स पाया जाता है, पेशी समूह, अंतरपरसुख समूह। तो जब उनमें संकुचन होता है, अभी देखिए दोनों हड्डियाँ अभी देख सकते हो आप, दोनों जो लेयर है फेफड़े का, ठीक है, वो देखिए, अभी देखिए, अभी ये पसलियाँ, ये ऊपर की पसलियाँ, ये वाला हिस्सा मान लीजिए ऊपर का जाल, ठीक है, ऐसे ऊपर का जाल, और ये नीचे वाला जाल। जब उन पेशी समूह में संकुचन होता है तो ये ऊपर वाली पसलियाँ और नीचे वाली पसलियों में संकुचन होने से ऐसे करके जगह बढ़ जाता है, ठीक है। इस कारण से देखिए अंदर का जगह बढ़ गया ना, मतलब ये फेफड़े वाला हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब फेफड़ा
का जो आयतन वो बढ़ने से, ठीक है ना, होता क्या है कि उरोस्थी जो होती है, स्टर्नम हड्डी, ऊपर की हड्डी। अब देखिए यहाँ पर एक, मान लीजिए ये आपकी पसली है ना, पूरा ऊपर की, यहाँ पर एक बीच में एक हड्डी होगी ना, वो ऊपर उठेगी ना जब ऐसे संकुचन होगा तो। देखिए अभी देखिए यहाँ पर एक हड्डी है, ठीक है, जब इनमें संकुचन होता है तो वो हड्डी ऊपर उठेगी, देखना ये ऊपर उठ रहा है ना, ये हड्डी ऊपर उठी। वैसे ही जब उनमें संकुचन होता है तो ये ऊपर की जो उरोस्थी है, ये वाली हड्डी ऊपर की, वो ऊपर उठने लगती है ऐसे, जिससे कि ये इसका जगह बढ़ रहा है, अंदर का जगह बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए डायफ्राम वह पेशी समूह का संकुचन होता है। अब जो ये डायफ्राम होता है, ये अभी गुंबद आकार का है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे। अब इनमें संकुचन होता है। संकुचन का अर्थ होता है कि वो ऐसे होने लगता है, ठीक है, ऐसे वाला समझ रहे हो ना, ये ऐसा है, इसको ऐसा होने लगता है, तो ये नीचे खींचेगा, ठीक है, नीचे खींचेगा, जब ये नीचे खींचेगा तो इसका जो आकार है वो बड़ा होगा ना, ऐसे खींचेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार डायफ्राम पेशी समूह का संकुचन होता है ना, जिससे कि उरोस्थी ऊपर उठ जाती है और वक्ष गुहा, जो हमारे फेफड़े का जो खाली जगह है, वक्ष बोलते हैं फेफड़े को, सीने को, वो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ने से होता क्या है कि फेफड़े में जगह तो खाली हो गया है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा ना। कहने का मतलब है कि अगर आप गुब्बारे को आप फुलाते हो, ठीक है, और मान लीजिए आप किसी गुब्बारे में पानी भर लेते हैं, ठीक है। अब अगर गुब्बारे में हम लोग अधिक पानी डालेंगे, है ना, तो उसके अंदर का दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वैसे ही अगर अब ऐसा किया जाए कि अगर गुब्बारे को फुला लिया जाए, ठीक है, और उसका आकार बढ़ा दिया जाए, पर उसके अंदर हवा ना बढ़ा जाए, तो उसके अंदर का दाब कम हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कमरा लेते हैं, उसमें 10 आदमी हैं, ठीक है, और अगर उस कमरे का आकार अभी छोटा है तो 10 आदमियों का द्वारा जो दाब लगाया जाएगा दीवार पर वो ज़्यादा रहेगा ना। पर अगर कमरे का आकार बढ़ा दे, अर्थात फेफड़े का आकार बढ़ा दे, पर उसमें इंसान केवल 10 रहें, मतलब हवा उतना ही है अभी, पर जो कमरे का आकार है बहुत बड़ा हो गया है, तो बताओ उसमें जो सभी व्यक्तियों के द्वारा जो दीवार पर बल लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि जगह बड़ा हो गया है तो लोग दूर दूर पर बल लगाएंगे। अगर जगह छोटा रहता तो पास पास में बल लगाते तो बल ज़्यादा लगता। इस प्रकार फेफड़े का आकार बढ़ने से, अर्थात कमरे आकार बढ़ने से, वहाँ की दीवारों में दाब, फेफड़ों की दीवारों में दाब कम हो जाता है। जबकि वायुमंडल में तो दाब उतना ही रहेगा, वायु में तो वायु उतना ही है ना। तो फेफड़ों का जो दाब होता है, फेफड़ों में जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो वातावरण से कम हो जाता है, अर्थात फेफड़ों के अंदर दाब कम हो गया है, तो वायु जो होता है वो वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जगह बड़ा है अभी फेफड़े के अंदर और हवा कम है, तो बाहर से हवा अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है। अंतः श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़ों के आकार में क्या परिवर्तन आता है देख लेते हैं। जब अंतः श्वसन होती है तो वायु का फेफड़ों में प्रवेश होता है, और पसलियाँ जो होती है, पसलियाँ और उरस्थी फैलने लगता है, मतलब ऊपर उठने लगता है, ठीक है, जिसके कारण ये इसका आकार बड़ा हो गया है, और जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हवा इसमें अंदर आएगा ना, तो डायफ्राम के नीचे जाने से, अर्थात संकुचित होने से, ठीक है, और पसलियों के सिकुड़ने से उरोस्थी जो होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। पसलियों में जो पेशी होता है उसके सिकुड़ने से उरोस्थी का ऊपर उठता है। इस प्रकार फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और हवा उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है निःश्वसन, अर्थात हवा का बाहर निकालना, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, डायफ्राम और अंतरकोष्ठ जो पेशियाँ होती है, इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं, वो शिथिलन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो संकुचित हुए थे, अर्थात जो सिकुड़े थे, वो अपनी जगह में वापस आ जाते हैं। अब देखिए, जब ये अंदर की ओर संकुचित हुआ था डायफ्राम, तो इसका आकार बढ़ गया था ना, फेफड़ों का आयतन बढ़ गया था, उसका जगह, ये झिल्ली बड़ी हो गई थी। पर अब देखना, अब ये डायफ्राम जो होता है वापस अपनी जगह में जा रहा है, तो फिर से इसका जो बड़ा हुआ आकार है, देख सकते हैं आप, बड़ा हुआ आकार है वो छोटा होने लगा, और पसलियाँ भी वापस
जो संकुचित थी वो फिर से फैलने लगी, तो फिर से पसलियाँ जो है अपनी जगह पर आने लगेगी। अब पेशियाँ जो संकुचित हुई थी वो अपने वा पुनः स्वरूप में आ जाएगा, और उससे जो स्टर्नम मतलब जो उरोस्थी वाली हड्डी थी और जो पसलियाँ जो ऊपर उठी थी वापस अपनी जगह में आएगा ना। तो अब ऐसा होता है, देखिए अभी जब अंतःश्वसन हुआ तो फेफड़ों का आकार ऐसा हो गया था, बड़ा हो गया था। अब वापस जब वो शिथिलन होता है तो ये फेफड़ों का आकार ऐसा हो जाता है, ऐसे। अब अंदर में जगह कम हो गया ना, इस प्रकार अब हवा जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमको इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हवा अंदर ले जाता है, अंतःश्वसन होती है, तो डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है, ठीक है ना। और पेशी समूह भी संकुचित होता है, और उरोस्थी हड्डी जो ऊपर की हड्डी होती है, बीच की हड्डी सीने की, वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और आयतन बढ़ जाता है। अब देखिए जब निःश्वसन होता है तो डायफ्राम अपने स्थान में पुनः वापस आता है, अर्थात उसका शिथिलन रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। और अंतरपर्शुक पेशियाँ भी अपनी जगह में चली जाती है ना, मतलब संकुचित हुआ है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। अब देखिए, अब ये उरोस्थी अपने स्थान पे वापस आ जाता है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब देखिए इसका आयतन कम हो गया है ना, थोड़ा छोटा हो गया फेफड़ा। अब अंदर छोटा हो गया तो अंदर प्रेशर बनेगा हवा पर, तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा ये? ठीक है, हवा बाहर चला गया। अब देखिए अंदर का स्थान छोटा होने से दाब, फेफड़ों का दाब है ना, वातावरण के दाब से अधिक हो गया है, तो वायु का गति किधर होगा, बाहर की ओर, ठीक है। अब इसमें फैक्ट है, उसको हमको नोट करना है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में कम से कम 12 से 16 बार ना श्वसन करता है, ठीक है, 12 से श्वसन 16 बार। और श्वसन की वायु का आयतन स्पाइरोमीटर से नापा जाता है। स्पाइरोमीटर नाम से एक मशीन आता है, उससे हम लोग ना नाप सकते हैं कि कितना हम लोग सांस अंदर लिए हैं, कितना बाहर छोड़ रहे हैं। अगला टॉपिक देखिए इसमें। अब आपका डी टॉपिक होता है श्वसन संबंधित आयतन व क्षमताएं। हमारे फेफड़ों में कितना हवा रहता है, कब कब कौन सी जो श्वसन करते हैं उसकी हवा के वॉल्यूम को, अर्थात जो गैसेस के वॉल्यूम को, उनके आयतन को कौन कौन से नाम से जानते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ज्वारीय आयतन किसको बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, या इसको टीवी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब सामान्य श्वसन करने पर हम लोग जितना हवा अंदर लेते हैं एक नॉर्मल श्वसन करने से, उसको बोलते हैं ज्वारीय आयतन, अर्थात वायु की वह मात्रा जो एक सामान्य श्वसन करने से हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है अंतर श्वसन करने से, ठीक है। तो उसका आयतन लगभग 500 ml होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग जब अंतर श्वसन करते हैं तो कितना ml अंदर आ रहा है हमारे शरीर के फेफड़ों में, 500 ml, ठीक है। अब 1 मिनट में हम लोग कितनी बार श्वसन कर सकते हैं, 12 से 16 बार। तो देखिए अगर एक श्वसन में हम लोग 500 ml ले रहे हैं अंतर श्वसन में, तो 12 श्वसन में कितना लेंगे, लगभग 12 पंच 6,000, 6,000 तक, 6,000 से 8,000 ml लेंगे ना 12 से 16 बार में। तो 1 मिनट में हम लोग ना 6,000 ml तक का हवा, मतलब 6,000 मिलीलीटर तक का वायु अपने फेफड़ों में ले लेते हैं, ठीक है। और उतने ही निकाल भी देते हैं, जितना लेते हैं उतना निकालते हैं ना। तो ये आपका ज्वारीय आयतन हो गया कितना, 500 ml। टीवी कितना रहेगा, 500 ml, ठीक है। दूसरा होता है अंतः सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। वायु का वह आयतन जो अतिरिक्त मात्रा में जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है, अर्थात हमारे, मान लीजिए आप नॉर्मल पोजीशन में हो और जोर से सांस लेने पर जितना हवा आप अंदर ले सकते हो उसको बोलते हैं अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन। ये लगभग 2500 ml से 3,000 ml तक होता है, ठीक है। IRV कितना होता है, 2500 ml से 3,000 ml तक। अगला होता है निःश्वसित सुरक्षित आयतन। अगर आप नॉर्मल स्थिति में हो और जोर से बाहर श्वसन को छोड़ते हो, ठीक है, तो जितना बलपूर्वक आप छोड़ सकते हो उतना को हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो लगभग 1,000 ml से 1,100 ml तक होता है, ठीक है। अब होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, अर्थात अवशिष्ट आयतन, इसको बोलते हैं RV। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी हम लोग जोर से एकदम श्वसन किए, तो क्या हमारे फेफड़ों में कुछ वायु बचा होगा, ज़रूर बचा होगा।
अगर फेफड़ों में वायु नहीं रहेगा तो वो आपस में चिपक जाएगा, ठीक है? उसके जो दोनों दीवारें आपस में चिपक जाएँगी, इसलिए कुछ ना कुछ हवा हमेशा अंदर बचा ही रहता है, कितना भी आप बाहर श्वसन कर लो, ठीक है? तो फेफड़ों में जो शेष रह जाता है उसका आयतन लगभग 1100 से 1200 एमएल होता है, ठीक है? अब देखिए, ऊपर जो आयतन है वो हमारे फेफड़ों की कुछ क्षमताओं को बताती है कि कितनी क्षमता हमारे फेफड़ों में होती है। तो अंतःश्वसन क्षमता किसको बोलते हैं? जब हम लोग सामान्यतः बाहर श्वसन करते हैं, ठीक है? बाहर निःश्वसन कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग सामान्य श्वसन करने पर जितनी गैस अंदर ले सकते हैं, ठीक है? उसका मात्रा और पहले से जो हमारे अ, फेफड़ों में था, ठीक है ना? इसमें ज्वारीय आयतन और ज्वारीय आयतन अर्थात जितने हम लोग बलपूर्वक श्वसन से अंदर लिए और सामान्य श्वसन से अंदर लिए, दोनों की योग को, दोनों के प्लस को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतः श्वसन क्षमता। क्योंकि सामान्य तो श्वसन करने पर 500 एमएल लेते हैं और जोर से श्वसन करने पर लगभग कितना ले लेते हैं हम लोग? 2500 से 3000 ले लेते हैं ना अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन? नहीं, 6000 तो टोटल है, 1 मिनट का है ना? एक बार में 5 एमएल लेते हैं और जोर से श्वसन करने पर 2500 से 3000 एमएल, अर्थात टोटल हम लोग कितना ले सकते हैं यहाँ से निकाल लेंगे ना, तो ये कितना हो सकता है? लगभग 3500 से 3000 से 3500, 500 टीवी का और बाकी सब 2500 से 3000 इसका आईआरवी का, ठीक है? तो अब देखिए, अंतः श्वसन क्षमता इसको आईसी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगला होता है बाह्य श्वसन क्षमता अर्थात निःश्वसन क्षमता। इसमें क्या होगा, जितना हमारे सामान्य श्वसन में हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसको और बलपूर्वक श्वसन अगर छोड़ें तो दोनों का योग को हम क्या बोलेंगे? निःश्वसन क्षमता, ठीक है? जो कितना होता है? लगभग टीवी 500 होता है और ईआरवी 1100 से 1000 तक, तो 1500 से 1600 होगा ना टोटल, ये इतना होगा, ठीक है? अब देखिए, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसको बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें होता है कि सामान्यतः निःश्वसन के उपरांत जो हम लोग नॉर्मल जो श्वसन छोड़ देते हैं ना, उसके बाद भी हमारे शरीर में मतलब हमारे फेफड़ों में कुछ श्वसन रहता है ना, बलपूर्वक नहीं बोल रहा हूँ ना, सामान्य बलपूर्वक छोड़ने पर जो बचता है उसको तो अवशिष्ट बोलते हैं, पर सामान्य श्वसन छोड़ने पर जो बचता है उसको बोलते हैं एफआरसी, जो लगभग 2100 से 2300 एमएल होता है। इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात बाहर जो बलपूर्वक बाह्य जो छोड़ा गया है वो है ना ये वाला, और जो रेसिडुअल वाल्व है जो अवशिष्ट वाला जो आयतन है उनका योग होता है, ठीक है? ये वाला। अब देखिए अगला है वाइटल कैपेसिटी। इसमें होता है कि बलपूर्वक जो निःश्वसन के बाद वायु का वह अधिकतम मात्रा जो व्यक्ति अंतःश्वसित करता है, जोर से बाहर श्वसन छोड़ने के बाद हम लोग जोर से जितना अंदर अपना वायु ले सकते हैं, जितना आयतन, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता, ठीक है? ये होता है ईआरवी का योग और आईआरवी का और टीवी का, लगभग 4000 से 500 4500। और फेफड़ों का कुल आयतन, टोटल लंग कैपेसिटी, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में टोटल कितना वायु हम लोग अंदर ले सकते हैं, मतलब पहले से जो वॉल्यूम है वो और बाहर से भी कितना ले सकते हैं, उसको बोलते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता, जो लगभग 6000 से 6700 होती है, ठीक है? तो ये वीसी प्लस आरवी होता है ना? तो ये आपका ये क्षमताएं हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक होता है आपका गैसों का परिवहन, कि हमारे शरीर में अलग एक ही प्रकार का गैस तो नहीं जाता, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी जाती हैं। तो उनका परिवहन कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, उसको देखते हैं। तो जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, वो हमारे खून में पाया जाता है, ठीक है? उसमें उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फेफड़ों से लेकर कहाँ तक पहुँचाना उनको? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को। तो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी उसको ले जाती है, ठीक है? हमारे जो टोटल हम लोग फेफड़ों में बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसका 97% भाग को कौन ले जाता है? आरबीसी पकड़ के, ठीक है, ऑक्सीजन का।
और 3% भाग को कौन ले जाता है? प्लाज्मा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 20% भाग को कौन ले जाता है? आरबीसी, और 7% भाग को प्लाज्मा, और 70% भाग जो होता है वो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, या बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसके माध्यम से आता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन इसके साथ चिपक जाएगा आरबीसी के साथ और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आरबीसी से चिपक जाता है और प्लाज्मा से चिपक जाता है और बाइकार्बोनेट से। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके साथ चिपकेगा? आरबीसी के साथ। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ चिपकेगा? बाइकार्बोनेट के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया गैसों का परिवहन। अगला टॉपिक है ऑक्सीजन। अब गैसों के परिवहन में अलग अलग देखते हैं कि ऑक्सीजन का कैसे कैसे होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो आरबीसी में, लाल रक्त कणिका में, हीमोग्लोबिन नाम का एक अणु होता है, उसमें आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, एफी, है ना। वो एक कलर देने वाला पिगमेंट है जो खून को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन खून को कैसा कलर देता है? लाल रंग, ठीक है। तो खून लाल क्यों होता है? उसमें आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल रंग रहता है, ठीक है। अब एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट या परिवहन कर सकता है ना। अब देखिए कुपिका में जो, कुपिका मतलब समझते हो ना, जो फेफड़ों में जो छोटी-छोटी, हाँ, ये छोटा-छोटा जो गोला होता है ना, ये है ना, उसको कुपिका बोलते हैं। लिखा है ना, वायु कुपिका, एल्वियोलाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, है ना। तो जो फेफड़ों में जो कुपिकाएँ होती हैं, उनमें ऑक्सीजन जितना मात्रा में होता है उसको पीओ2 बोलते हैं, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा जो दाब। तो कुपिकाओं में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऊपर का तीर है मतलब बढ़ गया, ठीक है। अर्थात बाहर से ऑक्सीजन ले लिया है कुपिका अंदर की तरफ, फेफड़ों में जब हवा आया तो वो हवा कुपिका में चला गया, है ना। अब कुपिका में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है तो उसको दाब भी बढ़ जाएगा ना ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के दाब बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है कुपिका में, है ना। और हाइड्रोजन की सांद्रता भी कम हो जाती होगी। अब हाइड्रोजन भी तो है ना उसमें, क्योंकि जल अभी तो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है ना, जब सांस को हम लोग लेते हैं तो, है ना। और हाइड्रोजन की सांद्रता भी कम हो जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर भी कम होता है जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं। तो बताओ ऑक्सीजन कैसा रहता है, गर्म की ठंडा? ठंडा रहता है ना। तो इस प्रकार तापमान भी कम हो जाता है कुपिका के अंदर। ऐसी स्थिति होने पर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का बंधन बढ़ जाता है, अर्थात जो हीमोग्लोबिन अणु है वो ऑक्सीजन को तेजी से अपने आप में बांध लेता है। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और हाइड्रोजन सांद्रता भी कम हो जाती है और तापमान भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुपिकाओं में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधन बढ़ जाता है। तो अब देखिए, इस प्रकार अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले चुका है, धारण कर चुका है। और जब 100 ml जो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, अर्थात उनमें ऑक्सीजन कहाँ पर मिलाया जाता है पता है? फेफड़ों में, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन कहाँ पर मिलाया जाता है? फेफड़ों में। तो जो रक्त बिना ऑक्सीजन वाला रक्त जो होता है, अर्थात कम ऑक्सीजन वाला रक्त जो होता है फेफड़ों में आता है पहले, है ना। उसके बाद 100 ml जो रक्त होता है वो 5 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात 100 ml रक्त जो होता है वो कुपिकाओं से 5 ml ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। और शरीर के विभिन्न माध्यम तक पहुंचेगा, दिल के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, उसको हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, O2 तथा हीमोग्लोबिन का बंधन, आपका ये कौन सा अक्ष है? आपका वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है ये वाला कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, है ना। तो देखिए वाई अक्ष में ऊपर बढ़ने पर हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बंधन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बंधन बढ़ता जाएगा। और इधर जैसे जैसे आएंगे ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बंध वियोजन होते जाएगा। वियोजन मतलब समझ रहे हो ना, अलग होना। तो देखिए, अब ये एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसा करके बना है। तो देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर दें, है ना, हाइड्रोजन भी कम कर दें और टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर होता है, कम कर दें, तो क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बंधन बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो उसमें हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बढ़ने की गुण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, तो जब बढ़ेगा तो ये जो वक्र दिख रहा है, जो ग्राफ का जो वक्र है ना, वो
ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, अर्थात वियोजन कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो जो ये वक्र है वो इधर जाएगा ना, इधर, इधर की ओर। तो ये जो वक्र होता है वो इस तरफ जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ बंधन इसका बढ़ रहा है तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे। ये जो है ऐसे जाएगा ना, ऐसे। अर्थात किसकी ओर चला जाएगा वो, हीमोग्लोबिन के बंधन की तरफ। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे। तो जो ग्राफ का जो मेन लाइन है, जो ये वाला लाइन है, वो कौन सी तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ये लेफ्ट में है ना, ये राइट है कि नहीं है? तो लेफ्ट कब शिफ्ट होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हीमोग्लोबिन का बंधन भी बढ़ेगा। तो ग्राफ इधर बढ़ेगा ना, इधर, ऐसे जाएगा, ऐसे। अब देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीजन को कम कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें, तब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बंधन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो कम होगा तो अब देखिए ग्राफ इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? इधर, हीमोग्लोबिन के वियोजन की तरफ, है ना? ऐसे आ जाएगा ना इधर। तो ये राइट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। हाँ, तो इसको याद रखना है। ये वाई अक्ष बताता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन, और एक्स अक्ष बताता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का वियोजन, अर्थात अलग होना। बंधन कब बढ़ेगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना? और बंधन कब कम होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ का लेफ्ट शिफ्ट कब होगा और राइट शिफ्ट कब होगा, आप समझ गए आप लोग, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो इसके तरफ, वाई अक्ष की तरफ आएगा वो ग्राफ जो है, वो बंधन की तरफ ऐसे करके आएगा, ठीक है। अगर कम होता है तो जो ग्राफ है वो इधर की तरफ आएगा। क्लियर है? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, देखिए कैसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ ये भी बनता है, पर देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरबीसी में 20% कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है ना? मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड भी, है ना? पर ऑक्सीजन की तुलना में कम बनता है, ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है ना? तो देखिए, हाँ, तो हीमोग्लोबिन के साथ 20% कार्बन डाइऑक्साइड बंध कर 20 से 25% क्या क्या बना देता है? कार्बामीनो, इसको कार्बा बोलेंगे, और इसमें अमीनो होता है और हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बामीनो, हीमोग्लोबिन। और देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन अधिक बनेगा कि नहीं बनेगा? अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से उसमें हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंधन बढ़ेगा ना, तो ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो अणु है वो अधिक मात्रा में बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वाला अणु कब ज़्यादा बनेगा? जब ऑक्सीजन अधिक होगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जरूरी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक। ऑक्सीजन को ज़्यादा चाहिए, 97% ऑक्सीजन चाहिए हमको ना। और हम लोग जब श्वसन करते हैं तो 20% कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस प्रक्रिया को, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन अणु बनाने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम बढ़ाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एक एंजाइम होता है, वो इस प्रक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब देखिए, एनहाइड्रेज है ना ये एंजाइम। अब यह एंजाइम जो होता है आरबीसी में ज़्यादा नहीं होता, ये प्लाज्मा में ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं नहीं, ये आरबीसी में ज़्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है, क्योंकि देखिए प्लाज्मा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 7%, है कि नहीं है? और आरबीसी में 20%। तो एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ पर है? आरबीसी में, है कि नहीं है? आरबीसी में इसकी मात्रा ज़्यादा होगी और प्लाज्मा में कम होगा। तो कैसा होता है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम की उपस्थिति में, है ना। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, H2CO3, ठीक है। अभी हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, हाँ, H2CO3। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में क्रिया करेगा, है ना। उसमें बदलाव आएगा और वो बना देगा हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, इसको बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं, बाई कार्बोनेट, जहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होता है ना, और अब देखिए, जब कार्बोनेट था तो दो हाइड्रोजन, कार्बोनेट को 2 - ये होता है ना, दो
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो 2 हाइड्रोजन दिया था उसको। पर देखिए अब 1 हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए कार्बोनेट को? तो इसलिए 1 माइनस लग गया है, ठीक है ना? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अलग से छीन कर रखा है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, इसलिए SCO3 माइनस अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से लिया गया है अलग से, है ना? किससे लिया गया था? इससे। तो बाइकार्बोनेट कब पढ़ते हैं? जब एक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जुड़ा रहता है ना? तो अब देखिए ये हो गया ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे परिवहन होता है, क्लियर है? अब देखिए जो आपका श्वसन जो होता है वो दिमाग के कौन से हिस्से द्वारा कंट्रोल होता है उसको देखते हैं। श्वसन का नियमन बोलते हैं उसको, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये ब्रेन के मेडुला हिस्से से कंट्रोल होता है, ठीक है? मेडुला नाम का एक हिस्सा होता है दिमाग में, उसमें एक मेडुला के अंदर एक लय केंद्र होता है छोटा सा, है ना? वो मुख्य रूप से श्वसन को नियमित करता है। आपको दिखाता हूँ ब्रेन कैसा होता है, ठीक है? अब देखिए ये हम लोग अब ये हम लोगों का ब्रेन है, ठीक है? ये अब इस ब्रेन में देखिए मेडुला आपको दिख रहा है, ये देखिए मेडुला लिखा है नहीं लिखा है यहाँ पर? ये मेडुला यहीं से जो होता है हमारा जो श्वसन करने का जो अ, मात्रा है और उसका कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? तो मेडुला मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? श्वसन के नियंत्रण के लिए, ठीक है? अब देखिए ब्रेन के जो पोन्स एरिया होता है वहाँ पर एक अन्य श्वास प्रभावी केंद्र होता है जो लय केंद्र की क्या करता है? मदद करता है। मेडुला के अंदर लय केंद्र होता है और लय केंद्र मुख्यतः श्वसन के रूप में जिम्मेदार है ना? अब उसकी मदद करने के लिए पोन्स नाम का एक क्षेत्र होता है ब्रेन में, है ना? पोन्स नाम का क्षेत्र होता है ब्रेन में जो जहाँ पर एक अलग से और एक केंद्र पाया जाता है, ठीक है? उसका नाम है श्वास प्रभावी केंद्र, जो किसकी मदद करता है? लय केंद्र की मदद करता है। अब देखिए पोन्स क्षेत्र दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका पोन्स एरिया है ना? ये आपका मेडुला है। यहाँ पर लय केंद्र पाया जाता है और यहाँ पर एक अलग से अंग पाया जाता है, उसका नाम है श्वास प्रावी केंद्र, ठीक है ना? न्यूमोटॉक्सिक तो ये इसकी मदद करता है, पर मुख्यतः ये कंट्रोल करता है ये वाला हिस्सा, ठीक है? अब देखिए लय केंद्र जो होता है, लय केंद्र, ठीक है ना? वह तथा महाधमनी चाप, अब हृदय में पढ़ते हैं ना महाधमनी चाप हम लोग, है ना? लय केंद्र तथा महाधमनी चाप व ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, में हाइड्रोजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक पहचान स्थान होता है, जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के की मात्रा को और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सेंस कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही हमारे दिमाग को संकेत देती है कि हमको कितना श्वसन करना है, कम करना है कि ज़्यादा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है तो ज़ोर से हम लोग बाहर श्वसन अंदर लेंगे ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके, ठीक है? और अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो धीरे धीरे श्वसन करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा अंदर में बने, है ना? ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनने में समय लगे। तो इसको कहाँ से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ज़्यादा है? लय केंद्र में पाया जाता है वो एरिया, है ना? और कहाँ पर पाया जाता है? महाधमनी चाप में, दिल में पाया जाता है महाधमनी चाप, है ना? और कैरोटिड धमनी में, ठीक है? आप अगला वाला चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? ये महाधमनी और ग्रीवा धमनी को। अब देखिए अगला लास्ट टॉपिक है आपका कि श्वसन से संबंधित हम लोगों में कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, है ना? तो उसका नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जो हम लोग का श्वसनी होता है, श्वसनी मतलब बताया था ना आपको, ये जो आपकी श्वसनी दिख रहा है ना, ये श्वसनी है कि नहीं है? और ये श्वसनिका है। ये पहला श्वसनी है, ये प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, ठीक है? अगर इनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, श्वसनी और श्वसनिकाओं में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें सूजन हो जाता है, ठीक है? इसको इंग्लिश इन्फ्लामेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके कारण हमको सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है ना? इसी को अस्थमा कहते हैं, ठीक है? अगला बीमारी जो है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। इसमें होता है कि केवल श्वसनी जो होता है, श्वसनी मतलब ये केवल ये वाला हिस्सा, ये बस प्रभावित होता है, ठीक है? अगर उसमें श्वसनी में शोथ होता है तो लगातार खांसी आता है और जलन होता है वहाँ पर। अगला होता है वातस्फीति या एम्फाइसीमा।
एम्फाइसीमा में कुपी का जो होता है वो गोल-गोल जो हिस्सा है ना, वो जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है या डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान के कारण जो होता है कुपिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि अब देखिए किसी का कुपिका अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो ऑक्सीजन लेने के लिए जगह उसमें कम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो अगर ऑक्सीजन धारण करने का जगह कम है, तो उसको ऑक्सीजन तो शरीर को उतना ही चाहिए, पर उसको रखने के लिए जगह कम है, तो जल्दी-जल्दी साँस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ताकि जल्दी-जल्दी ऑक्सीजन जल्दी-जल्दी आते जाए, क्योंकि जगह रखने का कम है, तो ज़्यादा मात्रा में एक साथ नहीं ले सकता ऑक्सीजन, तो जल्दी-जल्दी लेना पड़ेगा। तो धूम्रपान करने के कारण कुपिका क्षतिग्रस्त होता है और एम्फाइसीमा रोग हो जाता है, ठीक है? तो उसके कारण ना कभी-कभी ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना पड़ जाता है इंसान को, है ना? जल्दी-जल्दी। अब तीसरा होता है व्यावसायिक रोग। व्यावसायिक मतलब व्यवसाय मतलब या बिज़नेस होता है ना? हाँ, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिज़ीज़। इसमें होता क्या है कि कभी-कभी हम लोग कुछ जगह जहाँ पर उद्योग वगैरह चलता रहता है, वहाँ पर हमको उस स्थान के कारण क्या हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे कि आप केजीएफ देखो कि केजीएफ में क्या होता है, कोयला का खदान है बड़ा-बड़ा, है कि नहीं है? तो वहाँ के लोगों को श्वसन के साथ में जो कोयला का धूल-धक्कड़ होता है, वो भी अब उनके फेफड़ों में जाता होगा ना? तो हाँ, तो उनका जो फेफड़े हैं, उनका ऑक्सीजन रखने के लिए जगह कम होता होगा कि नहीं होता होगा? क्योंकि वहाँ तो धूल भर चुका है ना? तो इसलिए उनको व्यवसाय संबंधी रोग हो जाता है। और पत्थर के खदान में भी ऐसा देखा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि रेशमया नाम से उनमें बीमारी होती है। रेशमया मतलब होता है कि हमारे फेफड़ों में जो रेशी ऊतक होता है, रेशी मतलब धागे के जैसे ऊतक है ना, उनमें हानि हो जाती है, वो वे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार आपका श्वसन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है? अब कुछ चीज़ें इनमें रह गई हैं, उनको आपको अ, खुद से पढ़ लेना है बुक से, ठीक है? सबको तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना, एक चीज़ को नहीं टॉप कवर करना है, क्योंकि आप सबको कवर कर लोगे तो फिर बुक में कुछ चीज़ों को पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ नया चीज़ें मिलती है बुक में तो इंटरेस्टिंग लगता है वो, ठीक है?